दोस्तों नमस्कार, आपके साथ हूं काशीराम मौर्य। आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज की। इस समय मैं मौजूद हूं जनपद गोंडा के चेतना पार्क सिविल लाइन वार्ड नंबर 1। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभिषेक मिश्रा जी सभासद भी यहां पर मौजूद हैं, इस पार्क में आए हुए हैं, एडवोकेट भी हैं। लेकिन हम आज जो हमारी बात है, जो हमारी सवाल है, आज जो डिबेट है हमारा, हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जहाँ आप देख रहे हैं कि आज़ादी से लगभग 77 साल हो चुके हैं। देश हमारा हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे विदेशों में, पूरे देश में जितने भी देश के साधु संत हैं, वो एक रैली निकाल करके, रथ यात्रा निकाल करके हिंदुत्व को कायम करने के लिए एक मिशन देते हैं, एक आवाज देते हैं अपने लोगों के लिए। और वहीं हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी है। उनका ये भी कहना है इस प्रदेश को लेकर कि आप कटोगे तो बटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब सवाल इस बात का है कि हम कटेंगे कहां पर और बटेंगे कहां पर और सेफ कहां पर रहेंगे। ऐसे ही घटनाओं को लेकर के आप इटावा की घटना पर हम आ जाएंगे। और आपने देखा अभी चंद समय में पूरे देश में, भारत ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पे ये मामला चल रहा है कि एक ओबीसी यादव समाज का व्यक्ति जो शास्त्री पाठ करके एक ब्राह्मण के घर जाकर के कथा सुनाने के लिए गए, लेकिन उनके साथ जो मानवीय व्यवहार हुआ वो देश को पूरी तरह से तार तार कर दिया है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर वक्ता मौजूद हैं। आपका सवाल ये है कि आप इटावा घटना को लेकर के किस नज़र से आप देख रहे हैं? इटावा की घटना जो है ये इसको दो पहलुओं से देखना होगा। पहला पहलू है कानूनी पहलू। कानूनी पहलू ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी, भले ही वो किसी भी जात धर्म किसी का भी हो, लेकिन अगर 10 साल 15 साल से किसी ने मेहनत करके या अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी छुट्टियां रखी, तो उसे काटना नहीं चाहिए। छुट्टियां का मतलब किसी चीज से नहीं है, किसी समुदाय से नहीं है, किसी जात से नहीं है। छुट्टियां अपना प्रारंभिक इच्छा है, अपनी इच्छा अनुसार छुट्टियां रखी, उसको काटना बहुत ही न्याय निंदनीय और गलत है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और दूसरा पहलू ये है कि लोग कहते हैं कि क्या नाम है, 70 साल हो गए आज़ादी के, अभी जातिवाद इस देश से हटा नहीं। तो जात तो एक सच्चाई है जिसको आज 70-80 सालों से लोग कहते चले आ रहे हैं, लोग करते चले आ रहे हैं। और इसको मिटाने के लिए हमें आपको पढ़ना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। और जो ये घटना, इसका दूसरा पहलू यही है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब इस पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि घटना क्या है। ध्यान दे रहे हैं ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, सिर्फ इसी बात को ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि राजनीतिक मुद्दा बने और जिससे आने वाले समय में आदमी इसका लाभ ले सके। बस दो ही पहलू है। कानूनी पहलू से मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो छुट्टियां काटी गई गलत है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। लेकिन जो एक दूसरा पहलू इसमें दिखता है, राजनीतिक पहलू, जिस प्रकार से मुद्दे को बहुत बढ़ाया जा रहा है, बार बार ओबीसी समुदाय 70 साल और बहुत साल हो गए, इसकी बातें की जा रही हैं, इसका भी मैं एक समझता हूँ कि राजनीतिक कारणों से ही इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। बाकी जो भी घटना है, किसी की भी इच्छा है, हमारे मुस्लिम भाई अपनी दाढ़ी रखते हैं, उनका दाढ़ी काटना गलत है। अगर हमारे कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसी भी जात समुदाय का है, कोई अगर छुट्टियां रखा हुआ काटना गलत है। हमने अगर बाल बड़े कर रखे, हमारा सोच विचार है, मैं बाल अच्छे लगते हैं बड़े, मैंने रख रखे हैं, किसी भी घटना का विरोध करता हूं। मुझे बिल्कुल निंदनीय है, कानूनी रूप से भी गलत। चूंकि मैं अधिवक्ता हूं तो मैं कानून के हिसाब से बात करूंगा। बहुत ही गलत घटना है ये, इसका मैं विरोध करता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। साफ साफ कम शब्दों में जो है बड़ी बात आपने कहा कि जो चोटियां होती हैं वो एक हिंदू धर्म के एक प्रतीक होता है। जैसे मुसलमानों के एक दाढ़ी जो नूर होता है, उनका भी एक प्रतीक है, उनकी एक पहचान है। ऐसे को लेकर के ये निंदनीय है। लेकिन वकील साहब, मैं आप एक वकील के नाते से मैं आपसे इससे बात करना चाहूँगा कि देश की आज़ादी की 77 साल बाद पहले जो भी व्यवस्थाएं रही होगी देश के अंदर, वो मनुस्मृति से देश चलता था या संत पुरुषों के अनुसार चलता था या ब्राह्मणों ने देश चलाते थे, कोई भी जो चलाता था। लेकिन आज़ादी के बाद में जब संविधान मेरा लागू हुआ तो सर्वहित, सर्व समाज, सब धर्म, सभी जातियों को एक अधिकार में सौंपा गया। बिल्कुल, सबको समान अधिकार है यहाँ पे। और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी था पहले। मैं अपने यहाँ क्षेत्र में प्रेजेंट टाइम में तो सभा पर आम आदमी था। और जब मैं आम आदमी था, मेरे विचार आम आदमी जैसे थे, तो मुझे कभी नहीं लगा कि आसपास कहीं ऊंच नीच भेदभाव है। लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आया, तो मुझे बहुत कुछ दिखने लगा। जातिगत भावनाएं और विरोध, ये सब दिखने लगे। पहले मुझे नहीं दिखता था। इसका मतलब मुझे भी एहसास होता है कि जो भी है वो राजनीति के तहत ही है। मुझे लगता है आज भी हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, घर साथ बैठ के उठता बैठता खाता है, एक थाली में खाता है। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हॉस्टल में थे, उस समय हमारे साथ में कई जात के लोग थे। हमारा जो परम मित्र वो भी अभिषेक यादव है, वो भी अधिवक्ता है उच्च न्यायालय में। हम लोग एक थाली में ही खाना निकाल के खाया करते थे। तो कभी सोचा ही नहीं हमने कि क्या नाम है, जातिगत भावनाएं पता ही नहीं चली। हमारे एक मित्र है मनीष कनौजिया, अभी साथ में एक थाली में खाना खाए हम लोग।
बीएचयू के विद्यार्थी प्रेजेंट टाइम में। तो हम लोग के अंदर जातिगत भावनाएं कभी ना आई ना कभी देखा, लेकिन जब राजनीतिक मामला आता है तो मुझे दिखता है जातिगत भावनाएं हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं सारा कहना चाहूंगा जो राजनीतिक मामला है इसी वजह से जातिगत भावनाएं हैं, नहीं तो हम लोग साथ बैठते हैं जब तो कोई भावना ही नहीं है। एक थाली में खाने वाले लोग हैं और खाया है हम लोगों ने। अभी आपने कहा एक बड़ी बात, सवाल आपने कहा कि आप भी एक ब्राह्मण हैं। जी बिल्कुल। एक ब्राह्मण के समाज से आप आते हैं और आपने पढ़ाई लिखाई करके आप अधिवक्ता हो गए। नहीं, अगर पुरखे में अगर देखा जाता है कि अगर उस पिछले आजादी के पहले अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ कराने का। आप भी कहीं पंडित हो गए, कहीं शास्त्री होते, कहीं पूजा कराते होते, और तो भी आपके मन में कैसा ये ख्याल आता कि जो है हम ओबीसी के साथ नहीं खाना खाएंगे, एससी के साथ खाना नहीं खाएंगे? क्या आपके पुरखों ने कभी ऐसा संस्कार नहीं दिया? देखिए, ये व्यक्तिगत विचार है। अगर आपको किसी के साथ खाना अच्छा लगता है आप खाइए, नहीं लगता मत खाइए। ये आपका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत चीजें हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, इससे लोग कहते हैं कि हाँ पंडित ब्राह्मण, तो बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में अगर जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें से 0.1% ही पंडिताई का कार्य करते हैं। मैं भी ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पूजा कराने के लिए हमें ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी मतलब हर ब्राह्मण ही पुजारी नहीं है, आपको ये सोचना पड़ेगा। हर ब्राह्मण पुजारी नहीं है, पुजारी कुछ कम लोग हैं। और यहाँ पे विश्वास नहीं करेंगे, हमारे जो गांव है वहाँ पे पूरे गांव ब्राह्मणों का गांव है, तो वहाँ पे बहुत से परिवार रहते हैं, लेकिन उनमें से गिने चुने 2 परिवार थे जो पंडिताई का कार्य करते थे आज से 10 साल 20 साल पहले। अब वो लोग बंद कर चुके हैं। तो धीरे धीरे क्या है, ये जो पंडिताई कार्य है हमारे यहाँ से हो रहा है, लोग करना बंद कर रहे हैं, अब नहीं करते हैं लोग। उसके बाद हर समाज अपना करता है इसमें, और लोग शास्त्री पढ़ के आते हैं। हमारे एक साथी है वो ज्योतिष का कार्य करते हैं, सोनू सिंह जी अत्याचार। ये मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि जो भी चीजें हैं ये एक व्यक्तिगत मानसिकता के तहत है। अब मुझे लगता है कि कुछ अनपढ़ टाइप के लोगों ने ऐसी घटनाएं घटित की हैं, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा विद्वान लोग जो कि राजनीतिक लोग हैं वो लोगों ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और मुद्दा बनना भी चाहिए। अगर इस पर चोटियां काटी गई, गलत किया गया, मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा होते आज, तो आज हिंदुस्तान की स्थिति बहुत अलग होती है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि देश के अंदर जो 6743 जातियां जो बनाई गई और उसको विभाजित किया गया, तमाम सरकार इसके पहले 70 साल तक कांग्रेस की भी सरकार रही, क्या इस पर अगर कभी सरकार ने सोचा, जैसे आज भी जात जनगणना चलाने के लिए भी इस सरकार ने जो मोहर लगा दिया है, तो ये कब तक बना रहेगा? ये मैं जानना, सटीक बात समाज की ये चीज कैसे हो पाएगा? मेरा सिर्फ इतना मात्र कहना है, जब तक इस देश में एक बहुत ही एक शासक टाइप का राजा जो परिवार समझता हो देश को, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा। जो जातियों की राजनीति करने वाले लोग हैं, जैसे जातीय दल बने हुए हमारे यहाँ पे, अब तो हर जगह जात के आधार पे आदमी पार्टी बनाता है, दल बनाता है। जब तक ये दल मौजूद रहेंगे, जातीय संघर्ष होते रहेंगे, घटनाएं होती रहेंगी, इस तरह कार्य होते रहेंगे। तो मैं वही चाहूंगा कि जब तक आदमी जातीय चीजों में फंसेगा तो ये कार्य होते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है कम समय में जो है बहुत पूरी बारी बात आपने बताया। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि आप इनके विचारों को जो है आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे साथ और भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी 2 शब्दों में बात करेंगे। सबसे पहले तो भैया आपका परिचय जानेंगे। जी, मेरा नाम सगीर खान है, मैं अल्पसंख्यक का कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, गोंडा का। जी। तो सवाल ये है आपसे, जैसे आप कांग्रेस पार्टी की, यहाँ पार्टी की कोई बात नहीं है, बात यहाँ एक सामाजिक मुद्दे को लेकर के और एक देश के प्रति जो आज एक मानवीय विचार जो है देश के अंदर जो है नाना प्रकार की जो जातियां बनाई गई हैं, तमाम प्रकार के जो है भेदभाव हो रहा है। क्या जिस तरह से हिंदू समुदाय के अंदर जो भेदभाव आज बना हुआ, कहने के लिए तो हिंदू हैं लेकिन 6047 जातियों में विभाजित किया गया, क्या अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय में भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं? नहीं है, क्यों नहीं है भाई, हमारे यहाँ भी जातियां हैं, लेकिन आप किसी तरह से नहीं। हिंदुओं में चोटी एक बहुत बड़ा धर्म का प्रतीक होता है, आपके यहाँ एक जो दाढ़ी रखी जाती है एक नूर का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। क्या कभी इतना बड़ा घिनौना काम आपके भी धर्म में? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं होता है। हमारे यहाँ तो सर्व जात, कोई भी जात का आदमी मौलाना बन सकता है, कोई जात का भी आदमी पंडित बन सकता है, कोई भी जात का आदमी इमाम बन सकता है। जो भी उस काबिल होगा उसके पीछे सारे लोग खड़े रहेंगे। कभी ये चीजें हमारे यहाँ आप न पाए हैं, न कभी हुई है। कभी हुई नहीं? जी नहीं, कभी नहीं। तो आपने भी सुना, आपने इटावा की घटना को लेकर के एक यादव समाज के व्यक्ति जो शास्त्री थे वो कथा बांचने के लिए गए, आपने सुना होगा, उनके साथ में एक बहुत बड़ा मानवीय घटना हुई, जबकि उनकी चोटी ही नहीं, उनको पेशाब से जो है नहलाया गया, छिड़काव भी किया गया, उनको शुद्धिकरण भी कराया गया। आप एक यादव की बात कर रहे हैं, आप शायद भूल रहे हैं कि इससे पहले जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो बंगला खाली करते हैं लखनऊ के अंदर और भाजपा सरकार बनती है,
तो ये बताइए, उनके घर को सुदृढ़ीकरण कराया जाता है, जबकि इतनी बड़ी संख्या में अखिलेश यादव का परिवार, दुनिया जानती है कि यादव परिवार, उनके पिताजी इतने दिन राजनीति में रहे, कभी भी तमाम पार्टियां पहले रही हैं, तमाम लोग मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, वो बंगले में गए हैं, कभी ये चीजें नहीं हुई है। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से ये व्यवस्था लागू की है। भारतीय जनता पार्टी, खास करके डबल इंजन की सरकार, ये चाहती है कि सब लोग जातियों में बटे रहें। इनका मकसद यही है। जैसे एक का नारा होता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जी हाँ, अभी नारा मुख्यमंत्री का नारा है ये। और एक जिम्मेदार आदमी है, इसको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भाषा नहीं बोलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। किसको आप एक करने की बात कर रहे हैं? किसको आप सेव करने की बात कर रहे हैं? क्या हम आपके नहीं हैं? इस देश का अल्पसंख्यक, इस देश का बौद्ध, इस देश का क्रिश्चियन, इस देश का सरदार, हम 40 करोड़ की हमारी संख्या है। क्या आप हमें अपना नहीं मानते हैं? हम आपके नहीं हैं? ये सवाल तो पैदा इन्होंने किया ना। एक जिम्मेदार आदमी का ये बयान मेरे ख्याल से एक बहुत ही निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। इस सब चीजों का प्रयोग नहीं होना कहने चाहिए। का मतलब कि अभी जो हिंदुत्व में जातियों को बांटा और अब जो है धर्मों में विभाजित किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो रही है। लेकिन ये मेरा देश जो है वो भारत है। मैं कहता हूं यहाँ सब एक हैं और सब नेक हैं, सब एक हैं और सब नेक हैं और सब सेफ हैं। ये भारत है। कोशिश तो इनकी बहुत है बांटने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये कामयाब और नेक और सेफ में होते तो 240 पे नहीं के आधार पे उनको अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया। क्या आज वो व्यवस्था कायम है? देश 77 साल आजाद हुए हो गया। बिल्कुल कायम है। कायम ना होती तो ऐसा ना होता। कायम है और उससे हम लोग उत्पीड़ित हैं, उस व्यवस्था से। और उस व्यवस्था को जैसे अंग्रेजों की बेड़ियों को तोड़ के फेंका गया है, बहुत जल्द ही उस व्यवस्था को भी तोड़ के फेंका जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। ये जो हम एक तो मैं समाजवादी विचारधारा का आदमी, समाजवादी बर्दाश्त भी नहीं करता है। जैसे डॉक्टर लोहिया ने कहा, हम मानेंगे भी नहीं, मारेंगे भी नहीं। ना वो मारता है ना मानता है, अपनी बात को रखवाता जरूर है। तो इनकी व्यवस्था टूटेगी ऐसी बात नहीं है। अब ये बौखलाए हुए हैं। गंगा जल तो पवित्र माना जाता था। अरे भाई, क्या मूत्र भी पवित्र मान लिया गया? मूत्र को पवित्र अभी तक नहीं सुना था, वो भी अब आ गया है। देखिए, अब उस पे ना कुछ कहलवाइए। ये कहीं तक नीचे तक जा सकते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। ये कितना नीचे जा सकते हैं, इन्होंने खुद कह दिया है। तमाम हम लोगों के गांव घर में जाइए तो कहते हैं चौपालों पे, चौराहे पे, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ये आपत्ति काल में अपनी मर्यादा का भी नाश कर देते हैं। जिन्होंने ऐसा किया है हमारे उस कथावाचक साथी के साथ, ये कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। उनकी पत्नी का कहना है कि हमारा हाथ पकड़े छेड़खानी किए। अरे भाई, और आधार दो उन्होंने बनवाया, जात को छिपाया, इसलिए मुकदमा ब्राह्मणों ने दर्ज कराया। जब उन्हीं के घर पे थे तो क्या बुलाने पर गए थे तो क्या कोई उन्होंने वो दिखाया? ये तो जबानी कह दिया बाद में। जब उन्होंने इस चीज को कहा कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, तो उससे बचने के लिए उन्होंने अपने उसमें बचाव में एक FIR दर्ज करा दिया कि हमारा हाथ पकड़ लिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और ये फर्जी आधार लेके आए थे। भाई, जिसने आधार बनाया वो जिम्मेदार है कि वो जिम्मेदार है? आखिरी सवाल, इस व्यवस्था में कब तक बने रहो, ये बताओ भाई। मैंने तो आपसे कह दिया कि ये व्यवस्था बहुत जल्द टूटेगी। वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द टूटेगी। और अब लोग तिलमिलाए हुए हैं। उसे अपने घर में संस्कार जो कराओगे, पंडितों से कराओगे? कोई जरूरी नहीं। देखिए, हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म से शादी विवाह कराते हैं, ठीक है। हमारे तमाम साथी हैं जो उससे क्या कहते हैं, वो आर्य समाज से शादी विवाह कराते हैं। तो भाई, हम लोग भी करेंगे। जब आप हमको इतना व्यथित कर देंगे, आप केवल और केवल पैसे के भूखे हैं। आपका ना कोई हिंदू धर्म है, ना कोई सामाजिक वो है, केवल पैसे के भूखे हैं। पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपकी व्यवस्था वहां चल रही थी, आपको पता चल गया कि यादव भी जो है कथावाचक है, इसलिए आप इस तरह से वहां उसके साथ। छोटे कथावाचक थे तो जिन पर कार्रवाई इतनी बड़ी की गई,
ऐसे बड़े कथावाचक जो हैं कई जातियों से आते हैं भाई उसमें और वो कथा उसमें कहते हैं। उसमें माननीय प्रातः स्मरणीय मुरारी जी बापू, प्रातः स्मरणीय आसाराम जी बापू, प्रातः स्मरणीय अभी एक हाँ, और यही नहीं, हमारे बाराबंकी के एक यादव जी महाराज हैं, वो भी बहुत बड़े कथावाचक हैं। क्योंकि उसका बहुत विस्तृत पैमाने पे हो चुका है, इसलिए उससे लोग डरते हैं, उसके साथ में तमाम मुस्तंड रहते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहते हो अपनी जुबान से, क्या कहना चाहते हो आखिर से? भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारा समाज जब तक जागेगा नहीं, आज भी 50% जैसे गोंडा जैसे धरती पे, इसीलिए तो कोई बोलने नहीं आया, गोंडा जैसे धरती पे आज भी हम आप दबे हुए हैं। सीधी सी बात हम आपसे भी कह रहे हैं, मैं स्वयं भी अपने को कह रहा हूँ, दबे हुए हैं। अब कितना प्रचार प्रसार करें, सन 85 से मैंने समाज को जगाना शुरू किया है, रात रात नाइट मीटिंग लगाता था, ठीक है। अब संगठन के पदाधिकारी भी हैं, तो क्या इसका क्या मत है कि अब आपके यहाँ भी जैसे अन्य जगह हो गया है कि यादव ने कहा कि हम पंडितों से कथा नहीं सुनेंगे, तो क्या यहाँ गोंडा में भी लागू करेंगे इसको? बिल्कुल नहीं सुनेंगे भाई, जब वो पैसे के लिए पैसे भूखे हैं, वो समाज को तो सुधारना नहीं चाहते हैं, समाज को बर्बाद करना चाहते हैं, तो उनसे कथा सुन के क्या भाई, हम खुद पढ़ लेंगे बैठ के घर पे। तमाम दर्शक हमारे साथ जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस कमेंट को आप पूरी तरह से ध्यान सुनिएगा और इसको जो है मैं चाहूँगा कि अपनी प्रतिक्रिया एक बार जरूर इस मैसेज को जरूर अपने लिखिएगा, क्योंकि ये देश का पूरा तार तार करने वाला समाज है। आखिर इसमें दोषी कौन है इस समाज को लेकर, कि यादव दोषी कि ब्राह्मण दोषी है, ऐसे में लेकर अभी तमाम जो है हमारे लोग जो है कंफ्यूजन में है कि आखिर गलती का दिल। तो हमने आप तक जो विचार अभी तक हमने रखा, एक ब्राह्मणों से भी रखा है, यादव समाज के लोगों से भी हमने लिया और जो है मुस्लिम समुदाय के भी लोगों से हमने लिया कि इतना बड़ा देश आज़ादी के बाद में भी अगर आज इस तरह से अगर ये मानवीय व्यवहार अगर समाज में अगर ऐसा बना रहेगा, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस देश को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, देश को डिजिटल बनाने की बात करते हैं, देश को विकासशील और विकसित बनाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसका असर आने वाले समय में ये क्या पड़ेगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और जनक्रांति न्यूज़ को आप देखते रहेंगे।